हाँ तो मेरे दोस्त, आप सब कैसे हैं? आपके बीच में फिर एक वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। कभी स्किप बीच में मत करिए। इससे क्या होता है कि आप पूरी वीडियो को नहीं देख पाते तो आप पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। इसमें हम लोग आज यह पढ़ने वाले हैं कि द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 इसके बीच में कौन सी घटनाएं फ्रांस में और पूरी यूरोप में घटी, जिससे पूरी यूरोप के लोग प्रभावित हुए और क्या क्या उन पे घटनाएं घटी और कैसे उन लोगों में चेंज आया और एक नेशनलिज्म कैसे उनके बीच में आया और वह अपने कंट्री को विकसित कर पाए, डेवलपमेंट कर पाए। चलिए आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 1830 की बात है कि फर्स्ट जो रिवॉल्यूशन हुआ वो फ्रांस में हुई और फ्रांस में हुई तो इसमें क्या हुआ कि जो 1815 में जो एक राजा स्थापित किए गए थे जिनका नाम था बुर्बो, उनको क्या किए लोगों ने हटा दिए और हटा करके क्या किए कि फिलिप को बैठाए। और फिलिप जो राजा बैठे वो एक संवैधानिक राजा बैठे, जिसमें क्या हुआ कि वो कोई भी काम करते थे तो एक संवैधानिक तहत काम करते थे और मनमानी ढंग से पहले जैसा तानाशाही जैसा नहीं करते थे। अब इससे क्या हुआ कि इटली और जर्मनी के जो राज्य था, जैसे ओटोमन साम्राज्य के आपके आयरलैंड, पोलैंड वगैरह थे, वो सारा भी प्रभावित हुए। किससे हुए? तो फ्रांस से हुए। आपको पहले हम बताए थे कि फ्रांस में कोई घटनाएं होती थी तो पूरी जो और भी कंट्रियां थी वो सभी लोग प्रभावित होते थे। अब क्या हुआ इसमें कि इस क्रांति से क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम जो थे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, उससे क्या हुआ ब्रुसेल्स अलग हो गया। जैसे ब्रुसेल्स जो थे वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के भाग थे, उसी में वो समाहित थे। लेकिन अब वो क्या किया ब्रुसेल्स कि इस क्रांति से समझ करके उन्होंने उन लोगों ने भी क्या किया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बाहर हो गया। कौन? ब्रुसेल्स बाहर हो गया। और क्या हुआ कि अब जो यूनान था, यूनान, तो यूनान को भी कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा उनको भी आजाद कर दिया गया। कैसे आजाद करवा दिया गया? क्योंकि जो यूनान था, यूनान बहुत पहले से लगभग 15 सेंचुरी से वो लड़ाई लड़ रहा था। वो चाहता था कि हम इंडिपेंडेंस हो, जिसमें लॉर्ड बायरन ने बहुत सारे पैसा भी खर्च किए और बहुत सारा पैसा खर्च करने के साथ साथ लड़ाई में भाग भी लिए और लड़ाई में भाग लिए और धन को भी इकट्ठा किए। साथ साथ सभी जितने साधु संत थे उनको भी साथ में लिए और साधु संत ने क्या किए कि यूनान के लोगों को यह चीज बताने की कोशिश किए कि आप जो हैं सो एक इस्लामिक से हट के। क्यों? क्योंकि उस पर क्या है कि इस्लामिक कोई राजा थे जो इस पर शासन करते थे और जब इस्लामिक राजा जो शासन करते थे तो यूनान के लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि यह लोग दूसरे धर्म के थे और वह दूसरे धर्म के थे। तो ये सारे क्या किए कलाकार लोगों ने, जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे मुख्य रूप में, तो ये सारे क्या करते थे कि प्रभावित होते थे और बोलते थे कि हम जो है सो इस्लाम धर्म के लोगों से हम उनको राजा देखना नहीं चाहते। तो क्या इन लोगों ने उनका विरोध करने लगे। और एक चीज जान लीजिए कि विरोध करने वाले जहां भी अब यूरोप में हुआ, वो आपको फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोग नहीं थे। सब ये था सारे जो थे वो थर्ड स्टेट वाले लोग थे। थर्ड स्टेट वाले लोग इसका पूरी विरोध कर रहे थे। जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। समझ लीजिए कि 9th में लोग पढ़े थे, अब ये 10th में भी वही बात पढ़ना है। कितना बेहतरीन बातें हैं और कितनी इसकी लंबी कहानी है। अब जो था लॉर्ड बायरन की मृत्यु लगभग 1824 में हो चुकी थी। ये मतलब 1830 की पहले की बात है। 1824 में उनकी बुखार के कारण हो गई थी। लेकिन यूनान जो था वो यूनान इंडिपेंडेंस हो गया था, आजाद हो गया था। कौन सी संधि के द्वारा? कुस्तुन दुनिया संधि के द्वारा। मतलब एक पेपर में हस्ताक्षर के द्वारा वह आजाद हो गया कि अब यूनान आजाद है। यूनान भी क्या था? यूनान एक एशिया और एक यूरोप दोनों के बीच की एक जोड़ है, दोनों के बीच में है। अब दोनों के बीच में होने के कारण कुछ एशिया से प्रभावित है, कुछ यूरोप से प्रभावित है। बगल में उधर तुर्की पड़ता है तो तुर्की से भी प्रभावित था। इस्लामिक राजा जो था इस्लामिक राजा से परेशान था। मतलब मिली जुली वहां पे क्षेत्र था। तो वो सारे चाहते थे कि नहीं, हम एक स्वतंत्र ऐसा राष्ट्र बने जो हमारे विचार एक जैसा हो। क्योंकि सब लोग मिली जुली होने के कारण उनको अपने शासन करने में भी वहां दिक्कत होता था। तो उनको जो यूरोपियन लोग थे उनको प्रभावित किए और प्रभावित करने के बाद वह चाहे कि हम एक यूरोपियन लोग बने और वो इस्लामिक का खिलाफ आए और उस राजा को वहां से हटा दिए और अपना एक नया इंडिपेंडेंस देश बना लिए। अब इसमें जो है सो बात किया जाए कि अब नेशनलिज्म में इतना तो हुआ और इससे सिर्फ वहीं पर नहीं हुआ बल्कि पूरे यूरोप के लोग प्रभावित हुआ।
लेकिन दूसरी बात यह है कि अब नेशनलिज्म में और भावना क्या रहा, कैसे चेंज आया, तो इसमें देखिए नेशनल फीलिंग, सबसे पहले नेशनल फीलिंग कैसे आ सकता है। तो नेशनल फीलिंग करने के लिए क्या क्या किया गया कि तरह तरह के जो कलाकार लोग थे, विरासत था, भावनाएं थी, वो सब चेंज किया गया, वो सब बताया गया कि आपका एक कल्चर देखिए, आपका ऐसा है, आपकी सोसाइटी ऐसे, आप ऐसे जी रहे हैं, आपको कौन से धर्म से कोरिलेट करते हैं, आपका क्या विचार होनी चाहिए, ये सब चीज चेंज करने का प्रयास किया गया, जिसमें सबको एक तरह तरह की इमेजिनेशन दिया गया, इमेजिनेशन के द्वारा उनको समझाया गया, रोमांटिक तरीके से बताया गया, ताकि आप एक रूप हो जाए, एक तरीके से, एक तरीके का सोच हो जाए, और एक देश एक विचार की भावना आपके पास आ जाए। ये सब चीज प्रयास करने की कोशिश किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि एक जर्मन गॉटफ्रीड ने कहा था उसी समय कि सच्ची जर्मन संस्कृति उनके आम लोगों में निहित थी। जैसे क्या हुआ कि जब जर्मन के लोगों ने भी अपने इंडिपेंडेंस की भावनाएं को देखने लगे, तो जो गॉटफ्रीड था, उन्होंने इस बात को कहे थे, क्योंकि वहां के लोग चाहने लगे थे, जो पहले जो इमेजिनेशन वगैरह द्वारा बताया गया, तो उन लोगों में विचार बन गया था कि नहीं, मुझे अलग होना चाहिए, एक मुझे नया कंट्री बनाना चाहिए, और एक भाषा बदलने पर भी जोर दिया गया। भाषा बदलने पर क्या किया गया कि रूसी भाषा का प्रयोग करने लगे। रूसी भाषा का प्रयोग इसलिए करने लगे क्योंकि वो चाहते थे कि रूस के जो लोग हैं, रूस के लोगों को हम भाषा के तहत जोड़ सकते हैं, और भाषा के तहत यदि जोड़ सकते हैं तो फिर क्या होगा कि हम पर कोई दूसरा देश हमला ना करेगा। इसके पीछे पॉलिटिकल राज या था। फिर क्या होगा कि एक यूनिटी का भी बनाने का प्रयास करने लगे। इसके द्वारा क्या होगा कि जो रूस के लोग हैं वो भी चाहने लगेंगे, तो रूस से हम प्रभावित होंगे, हमारा लोग प्रभावित होगा, जिससे क्या होंगे कि हमें यूनिटी बना रहेगा। आगे क्या हुआ कि इतना तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद सभी वहां पे लगभग 18 सेंचुरी में 1819 के बीच में लगभग क्या हुआ कि यूरोप में बहुत बड़ा भूखमरी आ गया। कैसे आया? सूखा पड़ गया। सूखा पड़ जाने के बाद क्या हुआ कि पॉपुलेशन की वृद्धि इतनी हुई जो जिसका अंदाजा नहीं लगा जा सकता। अब पॉपुलेशन इतनी वृद्धि हुई, जैसे आपको दिखाया जा रहा है, दिखा रहे हैं आगे, देखिए। देखिए सब लोग कैसे कर रहे हैं, सब लोग परेशान हो गए थे लगभग, क्योंकि पॉपुलेशन यहीं पर है। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, इसमें हुआ था ये सारी घटनाएं, जिसमें क्या हुआ था कि सब लोग लगभग भूखे लोग थे, सब लोग परेशान हो गए थे। और उसी समय क्या हुआ कि एक और भी चेंज यह हुआ कि जो आपके ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटेन के लोग कपड़ा कपड़ा सब लोग कम से कम कपड़ा तो पहनेंगे। अब कपड़ा का रेट भी इतना बढ़ा दिया गया था, जो लोग यूरोप के लोग परेशान हो गए, और भी लोग जो थे सारे लोग परेशान हो गए, क्योंकि वो अब उसके पीछे भी समस्या यह थी, क्योंकि वो जहाँ से लाते थे कपड़ा का जो भी मटेरियल लाते थे, रॉ मटेरियल, वो महंगा आता था, और वो घर घर में तैयार करते थे, वो मशीनीकरण उतना नहीं हो पाया था। अब मशीनीकरण होने के कारण कपड़ा का रेट बढ़ रहा था, और कपड़ा का जब रेट बढ़ रहा था तो सब लोग परेशान हो गए। और सब लोग परेशान हो गए तो परेशान इतने तक नहीं हुए, सब लोग ऐसा मतलब अब परेशान हो गए, जो कि अब रिवोल्यूट करने लगे, लड़ाई करने लगे, एक आपस में लड़ने लगे, इस प्रकार की काम करने लगे। संसाधनों की कमी हो जाने के कारण क्या हुआ कि उस समय सब लोग जब विरोध करने लगे, तो विरोध करने के बाद क्या हुआ कि अपने जो राजा होते थे या अपने जो लोग होते थे, बोलते थे हम लोग को क्या करना है, मताधिकार का प्रयोग करना है। वहीं पर बोले कि हम लोगों को मत देने का प्रयोग होना चाहिए, जिसमें 21 वर्ष का उम्र कम से कम दिया गया कि 21 वर्ष यदि एज रहेगा तो किसी भी राजा के लिए, किसी भी लोगों की चुनाव के लिए हम लोग एक मत करेंगे, वोट करेंगे, मतलब सहमति देंगे अपना तरफ से। अभी जैसा नहीं होता था वोट, अभी बहुत दूसरे तरीके से होता है। पहले सहमति दिया जाता था कि हाँ हम इसके साथ, जो जिसके तरफ ज्यादा होता था वो अपना सत्ता संभालते थे और शासन करते थे। और ये इसलिए लाया गया था क्योंकि क्या इससे क्या होगा कि जो हम लोगों की विचार है, यदि हम लोग विचार एक आदमी को समर्थन करते तो व्यक्ति जो बैठेगा वो हम लोग का विचार को पहले देखेगा। जिसमें समस्या क्या थी, भूखमरी, जो वहां के लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी भूखे रहना, और समस्या थी कपड़ा की समस्या, और भी ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, कुछ भी नहीं था। अब उसी समय विचार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो आया, औद्योगिक क्रांति की बात सुनो कि सबसे पहले इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड से स्टार्ट होने के पीछे भी कारण यही है, क्योंकि वहां पर जब पूरी जब आ गया समस्या आ गया, क्योंकि
आपको मालूम होगा कि आपका इंडिया मानक है, तो इंडिया में बहुत सारी संसाधन मिल जाती है, जैसे यहाँ पे खाने पीने की चीजें बहुत कम घटती है, लेकिन यूरोप के जैसे एरिया में ये सब संसाधन की काफी कमी है और ज्यादा भूखे रहना पड़ सकता है वो सब एरिया में। यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, तो सारे में बहुत ज्यादा समस्या है। तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए आज वहां पे साइंस भी ज्यादा विकसित है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ावा वहां पर ज्यादा दिया गया। अब इससे क्या हुआ, जब पॉपुलेशन जब ज्यादा बढ़ गया, तो अब वहां पे लिबरल लोग भी एक मतलब आए, और क्या हुआ, रिवोल्यूशन को बढ़ावा देने लगे। रिवोल्यूशन तो बनना ही था, क्योंकि अब जब भूखे रहेगा इंसान तो तरह तरह की बहुत सारी चीज करेंगे। और उस समय एक नया नारा दिए कि हमारी एक राज्य, एक राष्ट्र, एक संविधान, ऐसा बात बोलने लगे। अब उसमें क्या हुआ कि जब और भी लड़ाई हुआ तो उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी मिली, जो प्रेस लोग जो थे, प्रेस वाले, उसको भी स्वतंत्रता दिया गया, संगठन बनाने का आजादी दिया गया, और इसमें जो बड़े बड़े राजा लोग थे वो इनको आजादी दिए, ताकि आप भी स्वतंत्र रूपेण जी सकें। आगे ये जो कहानी बता रहे थे लगभग 1848 तक चल गए हम। 1848 यहाँ पर जो लिबरल लोग जो विरोध करने लगे, तो यहाँ पे विरोध करने के बाद और भी बहुत सारी चीजें हुई। जैसे क्या हुआ कि जर्मन के जो इलाका था, जर्मन के इलाका को राजनीतिक संगठन क्या किया कि एक फ्रैंकफर्ट शहर में मिल करके क्या किया, इन लोगों ने एक नेशनल असेंबली बना लिया। कौन, जर्मन के लोगों ने। और 18 मई लगभग 18 मई 1848 को इन लोगों ने क्या किया कि पहला संसदीय बैठक की, और वो कहाँ पर किए थे, पॉल चर्च नामक स्थान पे। बढ़िया से बुक को आप लोग पढ़िएगा। पॉल चर्च में, पॉल चर्च में इन लोगों ने एक संसदीय बैठक किया, और जिसमें इन लोगों ने एक बोले थे कि एक राष्ट्र एक संविधान का प्रारूप तैयार किए, और इन लोगों ने एक नारा भी दिया। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने जब वहां पे संविधान में बैठे, तो एक तो कोई राजा को बैठाना है, अब राजा को या सरकार को तो बैठाना है। एक सबसे बड़ी बात है कि अब जो पूरा यूरोप के क्षेत्र था, तो पूरा यूरोप के क्षेत्र में अब रिपब्लिक आ चुका था, कहीं पर भी अब राजा की शासन नहीं था, और राजा की शासन था भी तो अब संवैधानिक तरीके से था, अपना मनमर्जी शासन वो खत्म हो गया था। पूरी यूरोप की बात करते हैं, एक जगह के नहीं। एक फ्रांस तो इस चीज को उठाया, लेकिन सिर्फ फ्रांस नहीं बल्कि पूरा यूरोप प्रभावित हुआ, और पूरा यूरोप के लोग अब राजा का विरोधी हुआ, और सब लोग अपना यही चाहता था कि हमारा देश चले तो एक संविधान के तहत चले, और इस प्रकार से सब लोग जीने लगे। अब क्या हुआ कि वहां जब बैठे जर्मन के लोगों जब सब असेंबली में बैठे, तो एक पर्सा का राजा था जिसका नाम विल्हेम था, शायद विल्हेम। तो विल्हेम को लोगों ने कुछ पेशकश किया, कुछ राजाओं लोगों ने पेशकश किया कि ऐसा किया जाए कि विल्हेम को राजा बना दिया जाए। लेकिन क्या था कि जो मीडियम परिवार के लोग थे, मिडिल परिवार के लोग थे, उन लोग उसका विरोध करने लगे, क्योंकि ये जो लड़ाई स्टार्ट किया था फ्रांस में, आप देखेंगे मिडिल परिवार ही स्टार्ट किए। और मिडिल परिवार जब स्टार्ट किए थे तो उनका उद्देश्य था कि नहीं, कोई वैसा राजा बने जो हमारी बारे में सोचे। लेकिन बाद में जाकर के फिर वही बात आ गया कि वहां पे किसका हुआ, तो फिर बड़े राजा के बारे में सोचने लगे। तो इन लोगों में ये गुस्सा आ गया, और क्या हुआ कि उस नेशनल असेंबली को फिर तुरंत भंग कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों को अविश्वास लगा उनमें, ये अच्छा बात नहीं लगा। ये चाहते थे कि कोई गरीब लोग बैठे, कोई हमारे सोचने वाले लोग बैठे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे निष्कर्ष के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो फ्रांस में घटनाएं हुई, वो क्या हुआ कि पूरी यूरोप के लोग प्रभावित हुए, और धीरे धीरे पूरी दुनिया के लोग प्रभावित हो गए। इसीलिए एक एक बात बोले थे मैटरनिक नामक लोगों ने, मैटरनिक बोले थे, मैटरनिक बोले थे कि जब फ्रांस छींकती है तो पूरे यूरोप में सर्दी आ जाती है। क्या बोले थे कि जब फ्रांस छींकती है तो पूरे यूरोप में सर्दी आ जाती है। ये बात किसने कहे थे, तो मैटरनिक ने कहे थे। ये बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो में हम पूरी बात बताएंगे। तो 1848 तक इतनी कहानी थी। थैंक यू सो मच। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। एमपी मोटिवेशनल क्लासेस एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारा सबसे पहला वीडियो उसमें जाती है, इसलिए उस वीडियो को एक बार कम से कम सब्सक्राइब हमारे जरूर करें चैनल को, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो और सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू सो मच।